नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ ममता तिवारी। जून से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत होने जा रही है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की मेजबानी करने जा रहा है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की भव्य शुरुआत हुई। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल युवा मामले एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि 4 जून से 13 जून तक होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। खेलों का अपना महत्व है, चाहे वो खेलो इंडिया, ये चौथा आयोजन देश भर का हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये जो चौथा हमारा खेलो इंडिया का कार्यक्रम इस बार हरियाणा को दिया है। इससे पहले भी 3 बार ये कार्यक्रम हुए हैं। अब उन 3 बार के कार्यक्रम को देखने का अवसर हमें तो नहीं मिला है, हमारे कुछ खिलाड़ी जरूर वहां गए हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं हमारा खेल विभाग उन सब का अध्ययन कर लिया होगा उन्होंने, उनसे व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देंगे, उससे बढ़िया व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लॉन्चिंग सेरेमनी में साफ हो गया है कि मेजबान हरियाणा तैयार है और अब बस 4 जून का इंतजार है। पंचकुला से अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कैथल की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 8 मामलों का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। सभी अधिकारी आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण करना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। कैथल में आज फरियाद सुनने के लिए मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। कष्ट निवारक समिति का आयोजन बैठक की गई और बैठक के दौरान बात करें शिकायतों की तो टोटल 18 शिकायतें सचिवालय में पहुंची। 18 शिकायतों में से 8 शिकायतों का निवारण मूलचंद शर्मा मंत्री ने किया। और इसके बाद बात करें ज्यादातर शिकायतें तो अवैध कब्जे और अवैध कॉलोनियों को लेकर की गई थी, क्योंकि हर नागरिक तंग हो चुका था। हर जगह कैथल के अंदर कब्जेदारी शुरू हो चुके थे, अधिकारियों का समर्थन लेकर कब्जे किए जा रहे थे। तब इस बात का मंत्री जी को पता लगा तो मंत्री ने गुस्सा हो उठे और अधिकारियों को लगा डाली। उसके साथ साथ बात करें डीटीपी को भी लताड़ डाली, क्योंकि डांड का एक मामला सामने आया था, उसमें अवैध कब्जा प्रशासन के द्वारा करवाया गया था, जिसको लेकर मंत्री जी पूरे गुस्सा दिखाई दिए और चेतावनी देकर छोड़ डाला अधिकारी को। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो काफी फरियादी फरियाद लेकर आए थे। उनमें से 8 फरियादी थे जो उनकी फरियाद मंत्री ने सुनी और जो समस्याएं उनको आ रही थी तो जो उनकी फरियाद थी, समस्याएं थी, अधिकारी बात न सुनने की बात करें या फिर अधिकारी धमकाने की बात करें या फिर पुलिस द्वारा समझौता करवाने की बात करें, तो काफी समस्याएं ऐसी थी जो कि 18 समस्याओं में से 8 समस्याओं का तो तत्काल प्रभाव से समाधान किया गया। कैसे कैमरामैन संदीप टोल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं अंबाला कैंट में बने अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 मई को करेंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद होंगे। पहले कैंसर के इलाज के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, वहीं अब अंबाला में ही कैंसर का इलाज होगा। जिले के आसपास के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, लोगों का समय भी बचेगा, पैसे की भी बचत होगी। अंबाला वासियों में इसको लेकर खुशी की लहर है। इसके लिए अंबाला वासियों ने अनिल विज का धन्यवाद भी किया। कई प्रदेशों में कैंसर का अस्पताल है। कैंसर आज बहुत फैल रहा है। उस कैंसर के अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने।
9 तारीख को जो माननीय श्री अनिल विज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी जो ये सौगात दे रहे हैं, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैंसर के लिए जो नाम ही सुनकर एक दफ़ा परेशान हो जाते हैं लोग, और जिसके लिए उनको उचित इलाज, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसके लिए लोग चंडीगढ़, दिल्ली या बॉम्बे तक जाते हैं, वो चीज़ सारी उपलब्धि यहाँ पर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी, हाई मशीनरीज यहाँ पर उपलब्ध है। घरेलू सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की छूट दी गई है, जिसके बाद गुरुग्राम में अब घरेलू सिलेंडर 1008 रुपए का मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण एक बार फिर जो गैस सिलेंडर है यानी घरेलू सिलेंडर लोगों की, आम लोगों की, गरीब लोगों पहुंच से अब दूर होता नजर आ रहा है। एक बार फिर गैस सिलेंडरों पर 50 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद लोग जो हैं परेशान होने लगे। ऐसे हम एक परिवार के पास पहुंचे हैं जो कि एक बीपीएल परिवार है, और ऐसे में उस परिवार को किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो सरकार है वो बात करती है कि जो लोग नीचे दबके के जो लोग हैं उनको राहत पहुंचाने का काम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करती हैं। तो ऐसे में अब बढ़ते 50 रुपए के इन दामों के बाद कितना मुश्किल हो गया है इन गरीब परिवारों के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करना, और क्यों मजबूर हो गए हैं एक बार फिर उसी अगले दिन सुबह ही चूल्हा जलाकर रोटी बनाने के लिए। पहले कुछ एक महिला हमारे साथ हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना मुश्किल होता है इस तरीके से अचानक जो दाम बढ़ जाते हैं, और अगली सुबह फिर किस तरीके से जो है व्यवस्थाओं को संभालती है एक घरेलू महिला। नाम बताइए। नाम मुनीर सब। आप ये बताइए कि अचानक से जो दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से बात को लेकर? कितनी दिक्कतें आती हैं बढ़ने से? भाई हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो इतने दाम बढ़े हैं थोड़े सस्ते होने चाहिए। हम गरीब आदमी कैसे भरवाएं, कैसे गुजारा करें? गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी हमें नहीं मिलती, कुछ नहीं, बड़े परेशान है हम तो महंगाई से। मैं आपको पहले तो इनका घर भी मैं दिखा दूं। ये चूल्हा यहाँ जल रहा है, आप देख सकते हैं, खाना यहाँ बनाया जा रहा है, और परिवार की जो हालत है वो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा कि घर के अंदर लेंटर तक नहीं है, चद्दरों से जो है मकान को ढका हुआ है। और ऐसे में जब इस परिवार के ऊपर ऐसी मार जब पड़ती है, गैस की मार जब पड़ती है, अचानक से दाम जब बढ़ जाते हैं, तो कितना मुश्किल इन लोगों के लिए होता है, वो भी हम बात अब करते हैं। तो अचानक इन बड़े दामों को किस तरीके से आप संभालेंगे? जो रसोई का जो काम है, चूल्हा चौका जो करते हैं, कहते हैं महिलाएं जो हैं संभालती हैं पूरे परिवार को, तब कैसे संभालेंगे बढ़ते 50 रुपए के दामों के बाद? अब कितना मजबूर हैं आप चूल्हे पे काम करने को? मजबूर है भैया, बहुत है, बना नहीं सकते, बता क्या करें। अब ईंधन को चलाते हैं अपना, उसी पे बनाते हैं। गरीब आदमी कोई हमारा बीपीएल कार्ड नहीं, कुछ नहीं, हम इतने परेशान है। दाढ़ी मजदूरी हमें नहीं मिलती, जहाँ 20 दिन काम करेंगे वहाँ 10 दिन के पैसे मिलते हैं। हमारे बच्चे भी हैं, उन्हें कैसे कैसे पालते हैं, और सिलेंडर तो हम कहाँ से भरवाएं भैया? तो लकड़ी से और उपलों से जो है रोटी बनाना क्या सस्ता पड़ता है सिलेंडर से? हाँ भैया, सस्ता तो पड़ता ही है जी। वो तो हम ले आए मेहनत करके, अब पैसे कहाँ से लाए सिलेंडर भरवाने के लिए? जी, तो सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से हम ये करते हैं जी, सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए, हमारी सुनाई होनी चाहिए। घर मकान रहने का हमारे लिए नहीं है, गैस कहाँ से भरवाएं? बच्चों को नौकरी मारो को ढंग से नहीं, कुछ नहीं। हम सरकार से ये अपील करेंगे कि हमारी सुनाई होनी चाहिए। कोई बीपीएल कार्ड हमारा नहीं है, हम इतने गरीब आदमी, सुबह खाना बन गया तो मैं शाम की भी आस नहीं रहती। कोई कमाने वाला हमारा नहीं, ये आदमी मेरा नहीं कमाने वाला, घर मकान मेरे नहीं जी, बीमार मैं रहती हूँ, मेरे पहले ही हार्ट प्रॉब्लम वैसे है। हम ये चाहेंगे हमारी सुनाई होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से अब अचानक जो दाम बढ़े हैं, हालांकि जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उसके ऊपर 10 रुपए की छूट भी दी गई है, मगर दुकानों से ज्यादा शहरों में मकान होते हैं। अगर 10 दुकान महंगाई की मार झेल रही है तो काम चल सकता है, मगर 10,000 मकान जो है महंगाई की अगर मार झेलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कहीं ना कहीं जो सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, और सिलेंडर के ऊपर अब जो है लकड़ी और गोबर के जो उपले हैं वो हावी होने लगे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो मजबूर हैं अपने घरों के अंदर इस तरीके से लकड़ी और गोबर के उपलों से जो है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अचानक जो दाम बढ़ गए, जो लोग गरीब हैं, जिनकी प्रतिदिन जो आय है वो 100 रुपए की भी नहीं है, तो वो कैसे 1008 रुपए के सिलेंडर को भरवा पाएंगे? क्योंकि पूरे महीने में 3000 रुपए की इनकम अगर उनकी हुई है, क्योंकि और भी बहुत से खर्चे होते हैं, घर में कई सदस्य होते हैं, सबका खाना भी होता है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हर तरीके का जो बिल है वो भरना होता है। तो कहीं ना कहीं एक 50 रुपए का जो एडजस्टमेंट है
वो भी सरकार अगर ऊपर नीचे करती है तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा फर्क इन लोगों के ऊपर देखने को मिलता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो भिवानी में इन दिनों अधिक गर्मी पड़ने की वजह से किसानों की बैगन, खीरा, ककड़ी और भिंडी की फसल खराब होने लगी है। किसानों को सब्जी की फसल के लिए उचित पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी न मिलने की वजह से फसल सूखती जा रही है। ऐसे में किसान परेशान है। न तो ट्यूबवेल में पानी है, न ही नहरों में पानी आ रहा है, जिसकी वजह से फसल सूखती जा रही है। एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से पानी की किल्लत ने भूमिपुत्रों की कमर तोड़कर रख दी है। जी हाँ, वो भूमिपुत्र, वो किसान जिन्होंने न केवल भिंडी, खीरा, ककड़ी, बैंगन इत्यादि की सब्जियां उगाई थी, उनकी सब्जियां अब खत्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पारा 45 के पार गया है, सब्जियां सूख रही हैं और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो नहरी पानी मयस्सर है, ना ही ट्यूबवेल इत्यादि का पानी इन सब्जियों को दिया जा रहा है। इस वजह से न केवल सब्जियां सूखने के कगार पर हैं, बल्कि किसान भी बर्बादी के कगार पर हैं, ऐसा भूमिपुत्रों का कहना है। किसानों की माने तो उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने फसलें उगाई थी, उससे उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी, अच्छी कमाई होगी और मुनाफा भी वो कमा सकेंगे। लेकिन जिस तरह से एकाएक भीषण गर्मी पड़ी है और गर्मी के दौरान नहरी पानी उनको नहीं मिल रहा है, इस वजह से सब्जियां सूखने के कगार पर आ पहुंची हैं, सब्जियां खराब भी हो चुकी हैं। इस वजह से उनको मोटा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बहरहाल उन्होंने सरकार से मांग की है कि नहरी पानी छोड़ा जाए, क्योंकि इलाके में पहले ही नहरी पानी की किल्लत है। भूमिगत जल स्तर न केवल नीचे जा चुका है, बल्कि पानी खारा भी हो चुका है, जो कि फसलों के लिए और खासतौर पर सब्जियों के लिए माकूल नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं जिंद में लगातार गर्मी का सितम जारी है। गर्मी अधिक होने के कारण तापमान 45 डिग्री के अधिक पहुंच जाता है, जिसके चलते छोटे बच्चे गर्मी का शिकार हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जींद में लगातार गर्मी का सितम जारी है। गर्मी ज्यादा होने के कारण तापमान 45 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता है, जिसके चलते छोटे बच्चों का गर्मी का शिकार हो रहे हैं। जींद सिविल अस्पताल में ओपीडी हर रोज 15 के आसपास हो जाती है, जिसके चलते उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम मरीजों की ओपीडी में इजाफा रहा है। जींद सिविल अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। जींद से इंडिया न्यूज रोहतास। सोनीपत के गांव शहजादपुर के लोग पिछले 2 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जहां घरों में सप्लाई होने वाला पानी गंदा और बदबूदार है। गंदा पानी पीने से बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। विभाग को कई बार शिकायत ऑफलाइन और ऑनलाइन पर दी जा चुकी है, बावजूद इसके किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें अच्छा जल मुहैया करवाया जाए। देखिए रिपोर्ट। पेयजल की व्यवस्था को लेकर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। प्रदेश की सरकार घरों तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सोनीपत के गांव शहजादपुर में पीने के पानी की समस्या इस प्रकार खराब हो चुकी है कि लोग अपने ही घरों में गंदा पानी पी रहे हैं। और हालात ये हैं कि नहाने के लिए पानी जो है वो काफ़ी गंदा है, जिसकी वजह से शरीर में खुजली लग जाती है। और हालात ये भी हैं कि कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि घरों में जो पानी पहुंचता है वो काफ़ी गंदा है, और जिसकी वजह से घरों में न केवल बच्चे, बुजुर्ग और हर वर्ग के जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। खास तौर पर ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से गंदा पानी आ रहा है और इसकी शिकायत जो है कई बार दी जा चुकी है, और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान साथी भी कई बार ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई निदान नहीं होता। और आज इसी को लेकर ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट किया है और सरकार प्रशासन से गुहार की है कि जल्दी से उनके गाँव में साफ और अच्छा पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग बीमार ना पड़े। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। तो वहीं करनाल की गोरंजा के गांव अलीपुर में एक महिला ने छत में लगे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले महिला ने एक व्यक्ति के साथ फोन पर बातचीत की और उसके बाद अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए फंदा लगा लिया। मौत से पूर्व बनाई वीडियो में मृतका ने 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा के हाथ बड़ी उपलब्धि लगी है, जब उसने धर्मनगरी के तिरुपति मंदिर से गत 5 मई की रात बाइक और मोबाइल लूटने की घटना को महज 48 घंटों से पहले ही सुलझाते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों द्वारा लूटी गई बाइक, मोबाइल बरामद करने का दावा किया।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पुलिस दरोगा करण पाल की उम्र भले ही 55 की हो गई है, लेकिन उनका फर्राटा आज भी 55 वाला ही है। उनका खेलकूद के लिए ये जुनून आज भी बरकरार है। इसी के बूते वो दर्जनों मेडल जीत चुके हैं। मेडल जीतने की फहरिस्त में इलाहाबाद में 2 गोल्ड मेडल, पंचकुला व बनारस में 5-5 मेडल शामिल है। तो अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित मास्टर्स खेलों प्रतियोगिता में उन्होंने 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक हासिल किया। सरकार व विभाग ने उन्हें भले ही समय समय पर प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया है, लेकिन उन्हें जो असली इनाम राष्ट्रपति पदक या पदोन्नति मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली है। देखने वाली बात यह रहेगी कि विभाग की नींद आखिर कब खुलती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया। फरीदाबाद में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जिले में अभी 600 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। दूसरी तरफ 18 से 59 साल के 15 लाख से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगनी है, लेकिन केवल 52,000 के लगभग लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज लगवाई है। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अभी भी जिले में 600 से ज़्यादा एक्टिव मरीज जो है बने हुए हैं। उसके बावजूद भी लोगों का रुझान डोज की तरफ नहीं हो रहा है। लगभग 15.5 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगनी है, जिनमें से केवल 52,000 लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज लगवाई है। जबकि अब सरकार ने 18 से जो 59 साल के लोग हैं फ्री बूस्टर डोज की है, लेकिन जो लोग हैं उनका रुझान लगातार जो कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं पड़ोसी जो देश है चाइना, उसका हाल देखते हुए भी लोग अपने आप को सचेत नहीं कर रहे हैं, जिसका कारण है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज लगवाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगातार लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। और पलवल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की लहर जारी है। बात करें जाए पलवल की, पलवल में भी कोरोना को लेकर तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं, परंतु अभी तक पलवल में कोई भी कोविड का पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। बात करें लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की, फरीदाबाद गुड़गांव पलवल से लगता हुआ क्षेत्र है, परंतु जैसे ही कोरोना की लहर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछली 3 लहरों की बात की जाए तो कोरोना ने आम लोगों को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया। और उसके बाद जहां भी देखा जाए तो लोग कोरोना से भय खाए हुए हैं, क्योंकि लगातार पलवल के नागरिक अस्पताल में टेस्टिंग वैक्सीन लगवा प्रक्रिया जारी है और स्वास्थ्य विभाग लगातार अंदेशा जाहिर कर रहा है कि लगातार स्वास्थ्य के जो नियम है उनकी पालना करें, क्योंकि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम लोग जो अनफॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करने की बहुत जरूरत है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। वहीं चरखी दादरी जिले की बेटी गांव भागवी निवासी शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी दीक्षा तक्षक ने ब्रांच मॉडल जीतकर हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिला और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सम्मान समारोह रोज गार्डन में किया गया। देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चरखी दादरी जिले के गांव भागवी की रहने वाली दीक्षा तक्षक ने कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है। न केवल इलाके का बल्कि प्रदेश का नाम भी इस छात्रा ने रोशन किया है। अब इस छात्रा का सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। वहीं आज इसका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आज दीक्षा तक्षक का जन्म दिवस भी था और उसका कहना था कि वो कांस्य से संतोष नहीं करेगी बल्कि ओलंपिक खेलों में कराटे में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन करेगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सांगवान ने भी बागवी गांव की रहने वाली दीक्षा तक्षक को आशीर्वाद दिया। दीक्षा तक्षक के पिता एवं कोच राजेश तक्षक का कहना है कि उनका सपना ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से दीक्षा तक्षक तैयारियां कर पाती है, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जिस तरह से उसका प्रदर्शन रहा था उससे न केवल परिजन, कोच बल्कि आम आदमी भी खुश है और इलाके का नाम उस छात्रा ने रोशन किया है और इसके बाद उनका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का है।
चरखी दादरी से सहयोगी लहरी वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं यमुनानगर के सरकारी स्कूल में ज्ञानदान कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट के तहत शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग स्कूलों में जाकर अपने करियर को लेकर अनुभव बता रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों द्वारा भी अपने करियर को लेकर चल रहे सवाल अधिकारियों के समक्ष रखे जाते हैं, जिनका अधिकारियों द्वारा जवाब दिया जाता है। यमुनानगर में आज ज्ञानदान कैरियर काउंसलिंग की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने किया। वे आज सरकारी स्कूल सब्जी मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ अपना जो है विचार साझा किए। सबसे पहले तो पार्थ गुप्ता ने छात्रों के बीच जाकर उनसे उनके कैरियर के बारे में पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जहाँ छात्रों ने बेवाक उत्तर दिया, उन्होंने बताया कि किस तरह वो तैयारी कर रहे हैं। वहीं पार्थ गुप्ता ने अपना अनुभव साझा किया, वो उनके कैरियर में आने वाली बाधाओं को दूर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक कैरियर को पकड़ने के लिए या हम जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते थे किन टिप्स के सहारे पहुंच सकते हैं। पार्थ गुप्ता ने जहां अपने विचार साझा किए, तभी बच्चों में बड़ी खुशी का माहौल था। बच्चों ने भी एक एक करके जो अपने निजी व्यक्तिगत अनुभव थे वो साझा, उन्होंने बताया कि किस तरह की उनको दिक्कत आ रही है, बड़ा होकर वो क्या बनना चाहते हैं। ये जो बड़ा अच्छा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम रहा। जानकारी देते हुए जो डीओ सतपाल कौशिक ने बताया कि जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे ताकि बच्चों को जो भविष्य है वो उज्जवल बनाया जा सके। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा की जाट धर्मशाला में ऑल इंडिया सिहाग परिवार का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत अनेक राज्यों से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। सम्मेलन की अध्यक्षता गांव चौटाला के समाजसेवी रवि चौटाला ने की है। इस सम्मेलन में सिहाग परिवार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। देखिए रिपोर्ट। सिरसा के जाट धर्मशाला में आज ऑल इंडिया सिहाग परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब सहित अनेक राज्यों से हजारों लोगों ने शिरकत की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता समाज सेवी रवि चौटाला ने की। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें मृत्यु भोज पर रोक लगाने पर सहमति जताई गई। इसके अलावा शादी में शराब के सेवन और डीजे बजाने को लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई। इसके अलावा मृत्यु होने पर किसी परिवार में शोक के समय के बदलाव में भी चर्चा की गई, यानी कि किसी अगर परिवार में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में शोक जो बैठक होती है वो 1 महीना या 15 दिन की पहले होती थी, तो उसके समय में बदलाव की एक चर्चा भी की गई है। बदलाव में ये फैसला लिया गया कि 1 हफ्ते से ज्यादा शोक बैठक ना की जाए। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति ने शोक प्रकट करना है वो फोन के जरिए ही शोक प्रकट कर सकता है। इसके अलावा सिहाग परिवार के लोगों ने एक निश्चय भी किया है कि सिहाग परिवार के बच्चों को नशे से दूर किया जाएगा, यानी कि उन्हें नशे से दूर किया जाएगा और खेलों और शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 जून को राजस्थान के पल्लू में एक बैठक भी की जाएगी, जिससे इन सभी फैसलों को लागू किया जाएगा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल खबरों बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।